नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एट 7 में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन राज्यों से जो बड़ी खबरें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास जरूरी। नॉर्थ ईस्ट में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में बोले प्रधानमंत्री। कहा ईस्ट का मतलब एम्पावर, एक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान की गोली का बीएसएफ ने गोले से दिया जवाब। बीएसएफ अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने किया जवानों के शौर्य को नमन। कहा ऑपरेशन सिंदूर से फिर सामने आई पाकिस्तान की असलियत। राहुल गांधी ऐसे सवाल ना उठाएं जो सुरक्षा के लिए खतरा हो। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर पर नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर किया यह हमला। कहा राहुल गांधी तय करें वो नेता प्रतिपक्ष हैं या निशाने पाकिस्तान। वैश्विक मंच पर बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा। रूस, जापान और यूएई के दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देश भारत के साथ। और नक्सलवाद के खिलाफ जारी है अभियान। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में 4 नक्सली ढेर। नक्सल चीफ बशव राजू की मौत के बाद नक्सलियों में भगदड़। अब तक 24 इनामी नक्सलियों ने किया समर्पण। हेडलाइंस के बाद अब राज्यों से बड़ी खबरें। और सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अब यूपी के नेपाल सीमा के रास्ते बांग्लादेशी और पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है ताकि भारत में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो सशस्त्र सीमा बल को मिले इनपुट के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। घुसपैठियों को भेजकर भारत में अशांति फैलाना चाहता है आतंकिस्तान। भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी बांग्लादेशी नागरिक। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने संभाला मोर्चा। खुफिया इनपुट के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जारी किया हाई अलर्ट। भारत नेपाल की सीमा पर जंगलों में 24 घंटे हो रही कॉम्बिंग। ऑपरेशन सिंदूर से पिटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए वह नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी और बांग्लादेशी संदिग्धों को भारत में प्रवेश कराना चाहता है। घुसपैठ करके वे भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस इनपुट के बाद उत्तर प्रदेश से लगे भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों के अलावा वाहनों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ऐसे जिले हैं जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ते हैं और ये सीमाएं खुली होने के कारण यहाँ पर घुसपैठियों और आतंकियों का आना जाना बड़ी आसानी से हो सकता है। इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत में आने की सूचना मिली है, जिसके बाद इन जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं श्रावस्ती में एसपी घनश्याम चौरसिया बॉर्डर से जुड़े हुए हर गाँव में जाकर चौपाल लगाकर लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा सके। वहीं इन सीमाओं पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गहनता से जांच करने के बाद ही भारत में प्रवेश मिल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव में आजकल संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है और आम जनता से मिलकर के बॉर्डर की सुरक्षा को लगातार संवेदनशील तरीके से उसको संपादित किया जा रहा है। अवैध रूप से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के नेपाल सीमा से भारत में घुसने की आशंका के इनपुट के मिलने के बाद बहराइच के इंडो नेपाल सीमा रुपही डीहा बॉर्डर पर नेपाल से आने वालों पर पैनी नजर रखने के साथ आधार कार्ड की भी जांच की जा रही है। सीमावर्ती गांव और रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी हो रही है। इस बॉर्डर पर खुली सीमा से करीब 35,000 लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं, जिनमें सभी भारतीय या नेपाली होते हैं। एसएसबी हेडक्वार्टर और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद से रुपही डीहा सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है।
सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सशस्त्र सीमा बल के 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने जानकारी दी कि नेपाल सीमा से सटे जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की सघन जांच की जा रही है। बहराइच की खुली सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। फायर हेडक्वार्टर से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कि करीब 35 से 37 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस कर गए हैं और वो हिंदुस्तान की और नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए कहीं से भी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम रोकना चाहेंगे ताकि वो अपने गलत इरादों में सक्सेसफुल ना हो सके। सुरक्षा एजेंसियां सचेत हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूपी एटीएस कंट्रोल रूम द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये 24 घंटे चालू रहेगा। आतंकी गतिविधियों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे पटना में एयरपोर्ट के नए अवतार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के आखिर में बिहार दौरे पर जा रहे हैं, तो इस दौरान वो पटना एयरपोर्ट के विश्व स्तरीय टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस टर्मिनल का 1400 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व स्तरीय है पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। बिहार में हवाई यातायात को मिलेगी रफ्तार। नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा नया टर्मिनल। बिहार के विकास की नई गाथा लिखेगा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। साल 1973 में एक छोटी सी हवाई पट्टी से शुरू हुआ पटना का जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब नए और भव्य रूप में दिखने वाला है। इसके नए टर्मिनल भवन के निर्माण का काम पूरा हो गया है। टर्मिनल 10 साल में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नए टर्मिनल में मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेक्निकल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब भी बनाए गए हैं। साथ ही अराइवल और डिपार्चर के न केवल रास्ते अलग किए गए हैं बल्कि फ्लोर ही सेपरेट कर दिए गए हैं। चेक इन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाकर 64 कर दी गई है। इससे यात्रियों को लाइन में ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे। इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है, उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे। और कई योजना जो पूरे बिहार में पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उस तारीख को 30 तारीख को करने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट की मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग 11,820 स्क्वायर मीटर है, जबकि नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद ये टोटल एरिया 65,150 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया गया है। मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है, लेकिन अब एक फ्लाइट के रनवे पर रहते दूसरी फ्लाइट भी लैंड कर सकेगी। साथ ही नए टर्मिनल के बाद 11 विमान पार्क हो सकेंगे। हमारे यहाँ दमदम एयरपोर्ट है या दिल्ली के एयरपोर्ट उसी लेवल के यहाँ बन रही है, तो इससे हमें आगे चल के बहुत ही सुविधा होगी। जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स होते हैं तो उस अच्छे एयरपोर्ट्स की तरह इसमें यहाँ भी हम लोग को फैसिलिटी मिलेगी। को यहाँ बहुत अच्छा सुविधाएं मिलेगी, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में जो भी फैसिलिटीज है वो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, पटना में भी। पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद इमिग्रेशन काउंटर भी शुरू हो जाएगा। इससे बिहार से विदेश यात्रा और आसान होगी। साल 1999 से पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी। 26 साल बाद फिर से ये उड़ानें शुरू होंगी। नए टर्मिनल के बन जाने के बाद से पटना से दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, काठमांडू, म्यांमार के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इससे गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दबाव भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट
पटना के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट पर कई कलाकृतियाँ लगाई गई हैं जो बिहार की संस्कृति को दिखा रही हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 34-35 हवाई जहाज़ जो है वो पटना एयरपोर्ट आता है, जबकि इस टर्मिनल के शुरू हो जाने के बाद हवाई जहाज़ की जो संख्या है वो 75 के आसपास पहुंच जाएगी और जो यात्रियों की संख्या अभी 25 लाख है वो बढ़कर के साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबर है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बौखलाए पाकिस्तान के देश में घुसपैठ कराकर माहौल खराब करने की साजिशों के बीच मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। MP के कई जिलों से प्रतिबंधित संगठन के सदस्य और ISI एजेंट पकड़े जा चुके हैं। तो इसी के तहत प्रदेश पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे करेगी। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे। इंदौर, भोपाल सहित 8 जिलों पर खास फोकस। कई रोहिंग्या मुसलमान हैं सिमी के सदस्य, कुछ ISI एजेंट बन कर रहे हैं काम। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की घुसपैठियों पर है नजर। अवैध रूप से देश में घुस आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। ये लोग अवैध रूप से देश में घुस गए हैं और विभिन्न राज्यों में फैल गए हैं। ज्यादातर समय देखा गया है कि ये घुसपैठिए भारत विरोधी और आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियों की ओर से रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे किया जाएगा। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, जबलपुर और श्योपुर में सर्वे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन जिलों में प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य और ISI एजेंट पकड़े जाने के मामले पहले भी सामने आए हैं। यहां प्रवासियों की संख्या अधिक है, इसलिए इन्हें अधिक संवेदनशील माना गया है। रोहिंग्या को लेकर जो सर्वे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा होते हैं। कई बार इनके सिमी आदि संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से संपर्क और संबंध बताए गए हैं। इनकी विचारधारा भी उनसे मिलती है। तो राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा के लिए इनका जानकारी लगाना और इन्हें वापस किया जाना बहुत आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश व म्यांमार के अवैध प्रवासियों को खोजकर इन्हें वापस भेजने की कवायद फिर से तेज कर दी गई है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर सर्वे में जुट गई हैं। प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक भी की गई। सर्वे के लिए ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जहां प्रवासियों की संख्या अधिक है। जिनकी नागरिकता नहीं उनको तत्काल यहाँ से निकाला जाना चाहिए। भारत में कोई जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, कोई हराम का नहीं है कि इन लोगों को पालने के लिए हम दें। जो घुसपैठी जितने भी हैं उनको सबको बाहर किया जाना चाहिए। जितने भी अवैध लोग देश में रह रहे हैं इन्हें सबसे पहले तो चिन्हित करा जाए। चिन्हित करने के बाद अगर ये इनकी नागरिकता नहीं है तो बिल्कुल इन्हें देश से बाहर करा जाए। सबसे ज़्यादा अपराध इन्हीं लोगों के कारण हो रहे हैं। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजना है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इस सर्वे से जहां अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, वहीं प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। कैमरामैन मनुदेव भारद्वाज के साथ श्रेयस द्विवेदी, जीडी न्यूज, भोपाल। और भारत एट 7 में आगे बढ़ने से पहले एक और ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities. 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा पंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे राजस्थान की नई पर्यटन नीति की। राजस्थान हमेशा से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा स्थल रहा है। इसकी भौगोलिक खासियत, मरुस्थल, किले, महल और अभयारण्य फिल्म शूटिंग के लिए आदर्श जगहों में से हैं। तो राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अब राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी को नए सिरे से तैयार कर घोषित करने वाली है। राजस्थान सरकार ला रही है नई फिल्म पर्यटन नीति। नई नीति का उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना। राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने पर मिलेगी वित्तीय सहायता। नई फिल्म पर्यटन नीति से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। फिल्मों के माध्यम से राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में सरकार एक नई फिल्म पर्यटन नीति लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को और अधिक प्रोत्साहित करना है। इस नई नीति में कई तरह के आकर्षक प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि राजस्थान में लोग फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंच सके। फिल्म के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की ब्रांडिंग में सुधार करने के मकसद से नीति को तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने नई नीति के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इसमें कुल योग्य उत्पादन लागत में 30% का शेयर दिए जाने का प्रावधान है, जो पहले 15% था। इसके अलावा राजस्थान की लोकेशन का प्रमोशन करने पर बोनस प्रतिशत भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने आरटीडीसी होटल में ठहरने पर इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्मों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 चल रही है और हम शीघ्र ही राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लेकर आने वाले हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित भी हो चुका है। पहले जो हम 15% तक देते हैं उसको हमने प्रपोज किया है कि हम 30% तक जो भी राजस्थान में जो कॉस्ट ऑफ उनका प्रोडक्शन होता है उसको हम शेयर देवें उनको। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर वो राजस्थान में शूटिंग करते हैं और राजस्थान की लोकेशन को एज इट इज बताते हैं तो बोनस भी उनको दिया जाएगा। राज्य की पर्यटन विभाग का जिम्मा संभाल रही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस नीति पर खास तौर पर जोर दे रही हैं ताकि राज्य में पर्यटन का वैश्विक स्तर पर सशक्त ब्रांडिंग हो सके। पहले इस नीति से जुड़े स्टेक होल्डर्स के सुझाव लिए गए तो वहीं अब इसकी ड्राफ्टिंग की जा चुकी है। इस मामले में हालिया दिनों में कई अहम बैठकें भी की गई। फिल्म और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों की माने तो इससे राजस्थान के टूरिज्म को खासा बूस्टअप मिलेगा, जिससे न सिर्फ राज्य का नाम होगा बल्कि इससे रोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन ठीक चल रहा है। यहाँ की सरकार द्वारा, पर्यटन मंत्री द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार की पर्यटन के प्रति पॉजिटिविटी ने पर्यटन को और बढ़ाया है। और अब हम कह सकते हैं अभी गर्मी होने के बावजूद भी पर्यटक विभिन्न शहरों में राजस्थान के पर्यटक स्थलों पर घूमते हुए सुबह शाम देखे जा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान नित्य प्रतिदिन अपने नए आयाम स्थापित किया जा रहा है। सरकार की दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, सोच के कारण पर्यटन को क्षेत्र में निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 44 एजेंडे तैयार किए। निश्चित रूप से राजस्थान पर्यटन के लिए नया आयाम स्थापित होगा। जिस प्रकार से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस प्रकार से जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया है वो एक अपने आप में तारीफ काबिल है। फिल्म और पर्यटन नीति को शीघ्र लागू किया जा रहा है जो एक अपने आप में नया इतिहास राजस्थान रचेगा। नई फिल्म पर्यटन नीति के लागू होने से न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार फिल्म और पर्यटन प्रोत्साहन नीति को सरल बनाने की दिशा में कवायद कर रही है। जल्द ही इस पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। इससे राज्य में फिल्मों के निर्माण को जहां बढ़ावा मिल सकेगा वहीं प्रदेश के पर्यटन को भी गति मिल पाएगी। सहयोगी अमन शर्मा के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और अब बात करेंगे हिमाचल के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश और तेज तूफान की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में सैलानियों ने भी हिमाचल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और 28 मई तक प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में बारिश ना होने की वजह से गर्मी का आलम नजर आने लगा था, तापमान में इजाफा होने लगा था, लेकिन हाल ही में आए आंधी तूफान की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में मौसम एक बार फिर मेहरबान होने वाला है। पिछले कई दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है और मौसम विभाग के मुताबिक ये दौर 28 मई तक जारी रहेगा। हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी के चलते तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में लोगों को तेज उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 मई से 28 मई तक प्रदेश भर में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। 24 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिससे तेज आंधी तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में जो है अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में, मध्यवर्ती इलाकों में हमें हल्के स्तर की बारिश और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को लगातार मिलती रहेगी। हालांकि 23 और 24 तारीख को जो हमारे शिमला जिला है, सिरमौर है और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और उसी के साथ निचले मैदानी इलाकों में हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों के लिए हमने 23 और 24 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि 22, 24, 25 और 26 तारीख को भी हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज और लाइटनिंग देखने को मिल सकती हैं। निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों के लिए हमने
येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस बीच पहाड़ी प्रदेश में ठंडक की उम्मीद में सैलानी भी हिमाचल का रुख करने लगे हैं। बाहरी राज्यों से आ रहे सैलानियों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में लगातार तेज गर्मी के चलते उमस बढ़ती जा रही है और राहत पाने के लिए वो हिमाचल की वादियों का रुख कर रहे हैं। हम अभी शिमला कुल्लू मनाली घूमने आए हैं और यहाँ का मौसम भी आज बहुत अच्छा दिख रहा है और हमारे जैसे बहुत पर्यटक यहाँ आए हैं। मैं सब पर्यटकों को शुभकामना देता हूँ कि आपका पर्यटन आज का अच्छा रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन हिमाचल में मौसम में ठंडक रहेगी और निचले व मध्यमवर्ती क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ऐसे में आगामी दिनों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का, ओलावृष्टि का और तेज तूफान का अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। तो हिमाचल में मौसम का मजा लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। भारत@7 में आज इतना ही। नमस्कार।